जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी में 12 जून 2026 की करंट अफेयर्स में। हमारे यहाँ जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं आपको, वो सब क्या होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं। क्या होते हैं? बाइलिंगुअल होते हैं। बाइलिंगुअल के साथ साथ बाइलिंगुअल मतलब हो गया कि कोई बच्चा हिंदी माध्यम का है वो भी पढ़ सकता है, कोई बच्चा अंग्रेजी माध्यम का है वो भी पढ़ सकता है। साथ ही साथ जो डीडी न्यूज़, पीआईबी, इन सब से रिलेटेड करंट अफेयर्स होती है जिनकी ऑथेंटिक होने की 100% चांस रहती है। थर्ड चीज, मैं आपको यहाँ 30 एमसीक्यू कराता हूँ, ये भी बाइलिंगुअल होते हैं, जो असर्शन रीजन बेस होते हैं, स्टेटमेंट वाइज होते हैं और वन लाइनर होते हैं। आप भारत की कोई भी परीक्षा दें, चाहे वो वनडे एग्जाम दें, चाहे वो यूपीएससी दें, चाहे वो स्टेट पीसीएस दें, आर ओ बीईओ, ए आर ओ बी एस सी ए आर ओ के एग्जाम में होने वाले किसी भी एग्जाम में आप हमारी करंट अफेयर्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डीप एनालिसिस करंट अफेयर्स होती है। और जो बच्चे सीरियस है उनसे मैं ये कहूंगा, लेकिन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे इसकी मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको कुछ एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको नोट डाउन करिए, आप एक कॉपी बनाइए, उसमें करंट अफेयर्स नोट डाउन करिए। बहुत जल्दी मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो डालूंगा, हाउ टू मेक अ करंट अफेयर्स नोटबुक। चलिए, सिलेक्शन लेना है तो फिर उठाना है, ऐसे मोटो से शुरू करते हैं। G7 समिट एट पीएम मोदी यूरोप। अभी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं यूरोप में जाने वाले हैं। किस लिए जाने वाले? G7 समिट में जाएंगे। किस में जाएंगे? G7 समिट, उसको अटेंड करेंगे यूरोप ट्रिप के दौरान। पीएम नरेंद्र मोदी अटेंड अंडरटूक यूरोपियन ट्रिप टू अटेंड G7 समिट टू इनवाइटेड बाय गेस्ट कंट्री एज ए विजिट फ्रांस एंड स्लोवाकिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं अपने 16वें 17वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की यूरोप का दौरा करेंगे। ठीक है, ये अतिथि के रूप में जाएंगे, मतलब कि जो G7 नेशन है इनमें जो है भारत मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7 का मेंबर। इसमें मेंबर कौन कौन है? जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, यूके। 3 4 5 6 7 ये G7 है। और G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, नो हेडक्वार्टर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। G7 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। हर बात तय होता है, अलग अलग देश की क्या में वो क्या प्रेसिडेंटशिप करते हैं। ठीक है, इस बार फ्रांस में आयोजित हो रही है और नरेंद्र मोदी जी जाएंगे फ्रांस में एज ए गेस्ट कंट्री। नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को स्लोवाकिया भी जाना है और फ्रांस भी जाना है। अच्छा, ये समिट फ्रांस में देखिए, जब ये समिट आयोजित होगी तो उसके रिलेटेड जितने फैक्ट्स मैं आपको और भी बताऊंगा। ठीक है, ये कहाँ पर हो रही है? एवियन सिटी ऑफ फ्रांस में। एवियन सिटी फ्रांस में ये समिट हो रही है। भारत G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है और G7 का कोई भी क्या कहते हैं मुख्यालय, मतलब मुख्यालय कोई इसका नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ नाइस सिटी फ्रांस पीपल अटेंड द इंडियन इनोवेट इवेंट स्टार्टअप इवेंट। मतलब फ्रांस की नाइस सिटी है, वहां पे नरेंद्र मोदी जी जो है एक इवेंट स्टार्टअप इवेंट है उसको भी अटेंड करने वाले हैं। और वीवा टेक विच इज बिगेस्ट टेक्नोलॉजी समिट इन यूरोप, मतलब पेरिस के वाइवा टेक जो है यहाँ पर एक यूरोप की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन होता है, उसको भी अटेंड करेंगे। मतलब जब नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं तो वाइवा टेक अटेंड करेंगे पेरिस में। ये ध्यान रखिएगा, पेरिस और नाइस सिटी फ्रांस में क्या है कि ये जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वाइवा टेक जो है यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है। तो ये हुई कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट हो रही है स्लोवाकिया में, फ्रांस में G7 समिट अटेंड करेंगे। इटली वगैरह सबके आएंगे, यूएसए के सब लोग, जो इनके जो चीफ होते हैं, मीन जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं या नेशन हेड होते हैं, वो इसको क्या करते हैं? अटेंड करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भाग लिए गए वाइवा टेक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस यूरोपीय शहर ने की थी? पेरिस ने। विच यूरोपियन सिटी होस्टेड द वाइवा टेक्नोलॉजी समिट अटेंडेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी? किसने किया था? पेरिस। नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसमें आपको मैं स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कराता हूँ, सर रीजन क्वेश्चन भी कराता हूँ। सोचिए, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडेशनल परमानेंट मेंबर ऑफ G7 ग्रुप। गलत जवाब। क्या भारत G7 समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक है? गलत बात। G7 समिट मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिटी ऑफ एवियन फ्रांस। बिल्कुल सही बात है। ये तो संदर्भ में उल्लिखित G7 समिट सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के एवियन शहर में किया गया है। बिल्कुल सही बात है, मतलब बी सही, दूसरा सही है। अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन डिस्पाइट नॉट बीइंग एन ऑफिशियल मेंबर कंट्री। बात बिल्कुल सही है कि आधिकारिक देश ना होते हुए भी बावजूद भारत G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। ये बात एकदम सही है। द होस्ट नेशन रेगुलरली इनवाइट इंडिया टू आउटरीच फॉर ड्यू टू इज ग्लोबल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। सही, इसीलिए तो बुलाते हैं। देखिए, सबको पता है कि भारत जो है इकोनॉमिक वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में बड़ा योगदान रखता है। भारत में इन्वेस्टमेंट करने से उनको फायदा मिलता है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट है। जो यूजर ग्लोबल मार्केट है सबसे बड़ा भारत है, इसी वजह से तो बुलाते हैं। दोनों सही हो गया, ए आर दोनों सही है, एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये सोचिए कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की जितने भी ये हैं सब इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ आयोजित होने वाला है? ये आयोजित होने वाला है 2026 किक्ड ऑफ एट मेक्सिको सिटी फेमस एस्टाडियो एस्टेका स्टेडियम। मतलब कि मेक्सिको के एस्टेका स्टेडियम में हुआ। पहला सवाल पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 एस्टोडिया एस्टेका स्टेडियम में आयोजित हुआ, मेक्सिको किस शहर में आयोजित हुआ, पूछा जा सकता है। ठीक, अच्छा कौन कौन शामिल हो रहा है कि इसमें बिगेस्ट एडिशन फुटबॉल, मतलब अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है फुटबॉल का। दूसरी बात फीचरिंग 48 टीम 104 मैचेस अक्रॉस 12 ग्रुप, 48 टीमों के 104 मैच में भाग ले रही, जिन्होंने चार चार के टीमों में 12 समूह में विभाजित किया गया है। मतलब चार चार की टीमों में 12 समूह विभाजित किया गया है, 104 मैच में भाग ले रही हैं, टोटल 48 टीमें हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो डेब्यू कंट्री है, मतलब पहली बार जो कंट्री क्वालिफाई की है, कौन कौन? उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, केप वर्डे और कुराकाओ। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, केप वर्डे एंड कुराकाओ। अच्छा भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इंडिया क्वालिफाई नहीं किया। देखिए इंडिया क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए इंडिया क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक, अच्छा द टूर्नामेंट ज्वाइंटली होस्टेड बाय द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मैक्सिको, कनाडा एंड द यूएसए। अच्छा इसको होस्ट किसने किया? इसको होस्ट किया मैक्सिको ने, एक कनाडा ने और यूएसए ने। मतलब ध्यान दीजिएगा इसका जो होस्ट है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसमें भी 3 ने किया है, एक मैक्सिको, एक कनाडा, यूएसए ने। अच्छा जितने भी कंट्री होस्ट कर रहे हैं इन सब का क्या है कि अपना खुद का वो है, मतलब मैस्कॉट है, शुभंकर इसको कहते हैं। शुभंकर इनका खुद का है। जैसे मैक्सिको का जायू जो एक जगुआर है, कनाडा का एक मैपल जो एक क्या है, चूहा है, और यूएसए का द बैड ईगल एक क्लच है। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया अगर हम बात करें तो इसका क्या है, जायू, मैपल और क्लच, 3 शुभंकर है, जायू, मैपल और क्लच। और जो जायू है ये जगुआर है, ये कनाडा में मैपल जो है माउस है, और क्लच क्या है, बैड ईगल है। अच्छा एक जो इसमें क्या कहते हैं थीम सॉन्ग गाया जाता है, थीम सॉन्ग किसने गाया है? ये जो आपने नाम सुना होगा शकीरा जी हैं, शकीरा जी ने यहाँ पर क्या गाया है, थीम सॉन्ग गाया है डाई डाई। डाई डाई का एक थीम सॉन्ग किसने गाया है? किसने गाया है? ये शकीरा जी ने गाया है। अच्छा पहली दूसरी चीज क्या कह रहा है कि लियोनार्डो मेसी और रोनाल्डो इसमें छठी बार खेल रहे हैं, मतलब इनकी ये भी एक रिकॉर्ड हो गया। मतलब कि रोनाल्डो और क्या कहते हैं लियोनेल मेसी और रोनाल्डो जो दोनों लोग हैं ये छठी बार खेल रहे हैं। अच्छा कुछ इसका स्टैटिक पोर्शन में थोड़ा ध्यान दे लीजिए, जैसे कि अगर ये 2022 का कब हुआ था, 2022 का जो हुआ था ये आपका जो है दोहा दोहा कतर में हुआ था, है ना। और इसको किसने जीत लिया था? वॉन बाई अर्जेंटीना। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो क्या कहते हैं जो उसमें हुआ था 2022 में, इसको अर्जेंटीना ने जीता था। और ये कहां पर हुआ था? दोहा कतर में हुआ था। सबसे सबसे अधिक बार किसने जीता है? सबसे अधिक बार, ठीक, तो मतलब लिखिए मैक्सिमम वन, इसको सबसे मैक्सिमम वन किसने, सबसे ज्यादा किसने जीता है? ये ब्राजील ने जीता है। किसने जीता है? ब्राजील ने जीता है। सबसे ज्यादा किसने जीता है? ब्राजील ने जीता है। और लास्ट ईयर का जो दोहा कतर में हुआ था किसने जीता है? वो आपके अर्जेंटीना ने जीता था। अच्छा अभी अभी कुछ जो किक ऑफ मैच हुआ है मेक्सिको सिटी में, ये किसके किसके बीच हुआ है? ये मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच जो है क्या हुआ है, ये डेब्यू मैच हुआ था। स्टार्टिंग मैच जो हुआ है किसके किसके बीच हुआ है? मैक्सिको और साउथ अफ्रीका, इनके बीच क्या हुआ है? एक डेब्यू मैच हुआ है, मतलब स्टार्टिंग मैच, ओपनिंग मैच कहां पर हुआ है? साउथ मैक्सिको साउथ अफ्रीका में हुआ है फीफा 2026 वर्ल्ड कप का। ये बात भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतने फैक्ट हैं देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में ये पूछा जाएगा ही जाएगा, इसलिए आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिको सिटी में हुआ है, ठीक, किक ऑफ मैच किसके बीच? साउथ अफ्रीका और मैक्सिको के बीच में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, विच कंट्री इज नॉट अमंग द 4 डेब्यू नेशन प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन फीफा वर्ल्ड कप? उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, केप वर्डे, कतर। कतर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार खेलने वाले 4 पदार्पण देशों में शामिल नहीं है? कतर नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2026। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज ज्वाइंटली होस्टेड बाय 3 नॉर्थ अमेरिकन नेशन, मैक्सिको, कनाडा एंड यूएसए। बिल्कुल सही बात है। ये 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त रूप से 3 उत्तरी अमेरिकी देशों मैक्सिको, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। Total tournament of total includes at 48 teams competing along
104 मैचेस, ये भी बात सही है। इस टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें शामिल है जो 104 मैचों में प्रतिस्पर्धा कर रही है, बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया ना आपका सही। द फीफा वर्ल्ड कप 2026 फीचर्स अ मल्टी मैस्कोट सिस्टम इंक्लूडिंग जायू, मैपल, अ माउस, अ क्लच। बिल्कुल सही बात है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बहुशुभंकर प्रणाली शामिल है, इसमें जायू, मैपल, अ माउस, अ क्लच शामिल है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि 3 अलग अलग मेजबान देशों में फैला हुआ है, जिसमें से प्रत्येक ने अपना स्थायी संस्कृति प्रेजेंट करने के लिए अनूठा शुभंकर नामित किया। इसलिए सबने अलग अलग किया है, क्योंकि हर चाहता है कि हम अपने अपनी संस्कृति को क्या करें, रिप्रेजेंट कर। ए सही आर। देखिए इतने डीप आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे तब जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी हो जाए, ये सब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे कि सिंपल आपसे वन लाइन क्वेश्चन पूछ दे आप काम चला लें। ठीक। पीएफसी आरईसी मर्जर, पीएफसी आरईसी मर्जर। पीएफसी क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, दो महारत्न कंपनी है। ये भारत की दो महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें से आरईसी का क्या है, मर्जर हो गया। किसमें मर्जर हो गया है? पीएफसी में। मतलब आरईसी का मर्जर जो है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का जो मर्जर हो गया, किसके साथ हो गया है? ये हो गया पावर कॉर्पोरेशन के फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ विलय हो गया है, इसको मंजूरी मिल गई है। इसकी भी मंजूरी किसने दी है? माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। मतलब हमारे देश की जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने क्या किया है? इसकी मंजूरी दी है। किसकी? मर्जर की। मर्जर बिफोर इंडिपेंडेंटली हेल्ड हाई प्रेस्टीजियस महाराष्ट्र स्टेट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने बताया अभी आपको कि दोनों सरकारी कंपनियां संस्थाएं जो है भारत सरकार से महारत दर्जा प्राप्त किया। इसके पहले भी मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की लगभग 52% हिस्सेदारी जो है पीएफसी के पास थी। मतलब पीएफसी ने 52% हिस्सेदारी ले ली थी। अब जो है 100% हिस्सेदार क्या हो गया है? आरईसी का पीएफसी हो गया है। अब आरईसी कंपनी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब मर्जर हो गया तो खत्म हो जाएगी, और क्या कंपनी रह जाएगी? पीएफसी रह जाएगी। अच्छा, ऐसा किए क्यों है? तो कारण ये है कि दो बड़ी कंपनी थी, इन दोनों को जो मर्ज करने से क्या हुआ है कि पावर सेक्टर में एक बड़ी कंपनी फाइनेंशियल एंटिटी बन गई है। मतलब ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए एकीकृत इकाई बनने से क्या हो गया है कि एक कंपनी बन गई है। अब ऊर्जा क्षेत्र में क्या होगा कि एक बड़ी कंपनी को फाइनेंस करना हो, बड़े बड़े डिसीजन लेना हो, लोन सेंक्शन कराना हो इंटरनेशनल स्तर पर, तो उस सब चीजों के लिए इसको क्या किया गया है? मर्जर किया गया है। द न्यूली इंटीग्रेटेड मेगा एंटरप्राइज ऑपरेटिंग प्रीमियर पावर सेक्टर लीडिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 2013 कंपनी अधिनियम के तहत इसको क्या किया? रजिस्टर किया गया। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किसके तहत मर्जर किया गया है, तो कंपनी एक्ट के अंतर्गत इनको मर्जर किया गया है। लीनियर क्वेश्चन करते हैं। विच अथॉरिटी गिव फाइनल एग्जीक्यूटिव अप्रूवल फॉर कॉर्पोरेट मर्जर ऑफ महारत्न एंटिटी पीएफसी इन आरईसी? किसने किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो की बात ध्यान दीजिएगा कि पीएफसी आरईसी के कॉर्पोरेट विलय को अंतिम कार्यकारी मंजूरी निम्नलिखित किस प्राधिकरण ने दी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक, ध्यान दीजिएगा। Consider the following statement regarding PFC REC merger. Prior to the merger, both entity had status of महारत्न कंपनी। बात बिल्कुल सही है। पीएफसी आरईसी के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विलय से पहले दोनों संस्थाएं महारत्न कंपनियों का दर्जा रखती थी। बिल्कुल सही बात है। द मर्जर एंटिटी विल एक्ट प्राइमरीली एज स्पेशलाइज्ड लेंडिंग एंटरप्राइज फॉर द पावर सेक्टर। बिल्कुल सही बात है। कह रहे विलय की गई इकाई मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र के लिए विशेष ऋणदाता उद्यम के रूप में कार्य करेंगे। अब देखिए बड़ी कंपनी बन जाएगी तो अच्छा खासा उद्यम बनेगा ऋण का, इसलिए कर रहे हैं। तो ये दोनों सही हो गया। The amalgamation of PFC and REC is structured under the provision of Company Act 2013। ये बात सही है बिल्कुल कि पीएफसी और आरईसी का समागम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत संरचित है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि एमालिगेशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रिक्वायर्ड कंफर्मिटी विद द नेशनल कॉर्पोरेट रेगुलेशन अलोंगसाइड प्रेसिडेंशियल एसेंट ऑफिसर। क्योंकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के समामेलन में के लिए राष्ट्रपति की सहमति से राष्ट्रपति कॉर्पोरेट का अनुपालन आवश्यक है। इसलिए तो अधिनियम है, क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी साथ साथ की राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कानून का भी अनुपालन होना चाहिए, इसलिए तो उसके तहत किया गया है। इसको तो दोनों सही हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट करते हैं ब्लू वैली क्लस्टर। अभी अभी क्या हुआ है कि जो असम सरकार है इसने ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया है। ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया है, किसने किया है? असम में किया है। असम में मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। देखिए सीएम वगैरह के सब आप लोग नाम याद रखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक, ये कितनी बार मुख्यमंत्री बने? सेकेंड टाइम असम के मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार बने हैं ना मुख्यमंत्री के, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका मतलब कि किस लिए किया है?
कि एस्पेक्ट इंटर्ड ऑन फ्लेवर फ्रेग्रेंस एंड होलिस्टिक सेक्टर, किस लिए इसका व्यापक औद्योगिक पहल का मुख्य फोकस फ्लेवर फ्रेग्रेंस और आयुष चिकित्सा क्षेत्र में विकास पर केंद्रित है। मतलब ब्लू वैली क्लस्टर का किस लिए किया गया है, ताकि फ्लेवर स्वाद के क्षेत्र में, फ्रेग्रेंस सुगंध और आयुष आयुष चिकित्सा क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। अगर आयुष की बात करें तो आयुष मतलब क्या होता है, ए फॉर आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या कहते हैं, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, होम्योपैथी ये याद रखिएगा, आयुष का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। आयुष का आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ठीक है ना। अच्छा, इसको क्लस्टर एंटरप्राइज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश विद एक्टिव कोऑपरेशन फंडिंग असिस्टेंस फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। ये विशेष क्लस्टर की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय संघ यूरोपीय संघ की सहायता से तकनीकी सहयोग मदद से की गई। बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ जो है इसने अटेंड किया था, मतलब असंख्य मुख्यमंत्री और यूरोपीय संघ के सहयोग से एक क्या कहते हैं ब्लू वैली क्लस्टर की शुभारंभ की गई है। अच्छा, इसको अटेंड किसने किया था, एक तो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, जो असम के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अटेंड किया था, और जो इंडिया के एम्बेसडर हैं, इंडिया के एम्बेसडर कौन है, जो मतलब यूरोपियन यूनियन पे जो इंडिया के एम्बेसडर, उन्होंने भी क्या किया, इसको अटेंड किया है, ये ध्यान रखिएगा। यूरोपियन एम्बेसडर टू ईयू अटेंड किया है, और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा जी ने भी अटेंड किया है। The Blue Valley Cluster is recently launched by the Assam government, recently blocked by the big international body. हाल ही में असम सरकार द्वारा किए गए ब्लू वैली क्लस्टर को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था संरचनात्मक सहयोग प्राप्त है, WHO, यूरोपियन यूनियन, आसियान, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन है ना। कथन कार्य, इट इज लोकेटेड गुवाहाटी असम, बिल्कुल सही बात है। गुवाहाटी कहाँ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लू वैली क्लस्टर, ब्लू वैली क्लस्टर संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। इट लोकेटेड एट गुवाहाटी असम, ये गुवाहाटी असम में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इट फंक्शनल मैंडेट कवर फ्लेवर्स फ्रेग्रेंस एंड आयुष सेक्टर, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका कार्यात्मक क्या है, जनादेश आयुष, फ्लेवर फ्रेग्रेंस और पारंपरिक इसका पर आधारित है। ठीक, तो क्या ए सही, दो सही, दोनों सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी सही। EU एम्बेसडर टू इंडिया पर्सनली को अटेंडेड द लॉन्च ऑफ द ब्लू वैली क्लस्टर इन गुवाहाटी, भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत ने गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर शुभारंभ व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, बिल्कुल सही बात है, व्यक्तिगत रूप से भैया भाग लिया इन्होंने। क्यों, द यूरोपियन यूनियन इज एन इक्विटी स्टेक होल्डर एंड प्राइमरी फाइनेंशियल गारंटर ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सही नहीं है। ऐसा थोड़े है कि यूरोपीय संघ उत्तर पूर्व में सभी बुनियादी ढांचाओं की प्राथमिक वित्तीय गारंटर है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। इसमें है इसलिए अटेंड किया इन्होंने, तो क्या हो गया, ए सही आर गलत। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, समझिए और गलत मत करिए। IMI रेजिस्टेंस हाइब्रिड मस्टर्ड, देखिए अभी अभी क्या है कि आइमाडोलाइन रेजिस्टेंट हाइब्रिड मस्टर्ड स्पीसीज, एक सरसों की क्या है, एक सरसों की क्या कहते हैं नस्ल है, ठीक है, इसको डेवलप किया गया है। इस सरसों की नस्ल को वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया है, और ये रेसिस्टेंट है। किससे रेसिस्टेंट है, ये जो खरपतवार होते हैं, आपने खरपतवार का नाम सुना हो, खरपतवार जिसको अंग्रेजी में वीड्स कहते हैं, वीड्स कहते हैं, ठीक। तो इससे रेसिस्टेंट के लिए एक IMD रेजिस्टेंट जो है, मतलब ये हाइब्रिड क्या कहते हैं मस्टर्ड सीड है, इसको डेवलप किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया, वैज्ञानिकों द्वारा। स्पेशलाइज्ड बायो इंजीनियर सीड कस्टम डिजाइन टू नेचुरली रेसिस्ट डिस्ट्रक्टिव ओरबांचे क्रॉप पैरासाइट, मतलब जो भी क्या कहते हैं और बैंकिंग परजीवी खरपतवार है, इससे बचाने के लिए। मैंने बताया भी आपको कि ये क्या कहते हैं, और बांके क्या है, एक खरपतवार है, क्या है, खरपतवार है। इससे बचाने के लिए इसको बायोइंजीनियर सीड को क्या किया गया है, इसको डेवलप किया गया है, जिसका नाम है, ये सरसों की फसल है। अच्छा, ओवरानी क्लासिफाइड हाईली डैमेजिंग पैरासाइट वीट दैट सेव डिप्लीट द होस्ट न्यूट्रिएंट्स एंड सी सरप्लस एग्रीकल्चर आउटपुट, ये इतनी खतरनाक है कि जो क्या कहते हैं और बैंकिंग खरपतवार है, ये इतनी खतरनाक है कि सरसों पौधे के पोषक तत्व को खींच लेती है और उत्पादकता को काफी नुकसान पहुंचाती है। मतलब ये क्या करती है, प्रोडक्शन लॉस करती है। क्या करती है, प्रोडक्शन लॉस करती है। मतलब कि एम हमारा क्या है, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने इस हाइब्रिड का निर्माण किया है, ठीक है। ये नई खोजी गई हाइब्रिड सरसों की प्रजाति खेतों में रासायनिक शाकाहारी शाकनाशी के विकल्प के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करेगी। मतलब ये हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड क्या होता है कि साइड जहां भी लग जाए, साइड मतलब क्या होता है, मारना, सुसाइड, जेनोसाइड, फेमिसाइड, ठीक है।
तो ये साइड मतलब मारना, तो मतलब ये क्या करेगी, हर्ब को क्या करेगी, नाश करेगी, ठीक है ना, बायोकेमिकल हर्ब को नाश करेगी। इंडिया लीगली स्टेटेड डिप्लॉयमेंट लार्ज कमर्शियल फार्मिंग मस्टर्ड स्टेट ड्यूरिंग रबी सीजन। अच्छा, एम क्या है भारत का कि जो 26-27 का रबी सीजन आएगा, 26 और 27 का जो रबी क्रॉप का सीजन आएगा जाड़े में, चालू हो जाता है जाड़े में, आपको पता है, तो उसमें ये जो है भारत जो है तेजी से क्या कहते हैं इसका प्रयोग करने वाला है। चलिए, द न्यू इंजीनियर एमआई रेजिस्टेंट हाइब्रिड वैरायटी स्पेसिफिक डिजाइन टू काउंटर द विच थ्रेट, किसको करेगा बताइए, पिंक पिंक बॉलीवॉर्म और वांछे पैरासिट और वांछे करेगा, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि भारत क्या क्वेश्चन कहा गया, हाँ, नई इंजीनियर आईएमआई प्रतिरोधी हाइब्रिड सरसों का प्रकार विशेष रूप से निर्मित किस किसी खतरे के मुकाबला करने डिजाइन किया गया है, और बैंकी परजीवी खरपतवार को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू हाइब्रिड मस्टर्ड, इट पॉसेस इनहेरिटेंट बायोकेमिकल रेजिस्टेंस अलाउइंग सर्व हर्बिसाइडल फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। इनमें अंतर्निहित जैव रासायनिक प्रतिरोध जो शाकनाशी कार्यों को पूरा करने में अति देता है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया प्लान टू डिप्लॉय लार्ज स्केल कल्टीवेशन दिस क्रॉप बिगिनिंग इन द रबी सीजन 26-27, ये बात बिल्कुल सही है। भारत 26-27 में रबी सीजन में इस फसल को बड़े पैमाने में शुरू करने की योजना बना रहा है, बात बिल्कुल सही, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, सही हो गया। कथन कारक में द डिप्लॉयमेंट ऑफ द आईएमआई रेजिस्टेंट हाइब्रिड मस्टर्ड ऑप्टिमाइजेज यील्ड इन इन्फेस्टेड जोन, ये बात बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आईएमआई प्रतिरोधी हाइब्रिड सरसों की तैनाती से प्रभावित क्षेत्रों में सरसों की उपज में सुधार होने की उम्मीद है, बिल्कुल सुधार होगा, क्योंकि उर्वांकीय परजीवी खरपतवार के रूप में कार्य करता है जो सीधे पोषक तत्वों से पोषक खींचता है, जिसके उत्पादन कम हो जाता है। अब देख, उत्पादक कम हो जाता था, हमने एक ऐसा लेके इसे उत्पादन में असर पड़ेगा तो उत्पादन तो बढ़ जाएगा, तो ए आर दोनों से इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। जोजिला टनल प्रोजेक्ट बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, अभी अभी क्या हुआ है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट फेमसली हेल्ड एज स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन, इसको लद्दाख की जीवन रेखा कहते हैं, इसको लद्दाख की जीवन रेखा कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ष भर जो है, मतलब वर्ष भर लद्दाख को क्या करता है, लद्दाख को कनेक्ट रखता है, वर्ष भर लद्दाख को कनेक्ट रखता है, इसलिए इसको लद्दाख की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं, इसलिए लद्दाख की क्या कहते हैं, इसको जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि लद्दाख को वर्ष भर क्या करता है, कनेक्ट रखता है। तो 2026 में चालू कर दिया जाएगा। रिस्ट्रक्चर ब्रेक थ्रू टेस्टिंग और सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड मीन मार्ग ओपनिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ द अंडरग्राउंड हाईवे पाथ। देखिए इसको कैसे डिजाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से टनल बन रही है, यहाँ दोनों साइड टनल बनना चालू होती है, ठीक, यहाँ से टनल बनना चालू हो रही है, तो पहुंचते 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 यहाँ पे लोग पहुंच गए। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या करेंगे, फिर इसको जो है विद द हेल्प ऑफ द बम इसको उड़ा देंगे, इसको बम से उड़ा देंगे तो ये क्या है कि पूरा पासेज खुल जाएगा आपका, इसी को हम कहते हैं ब्रेक थ्रू टेस्टिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक थ्रू टेस्टिंग कहते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुई है, इसकी ब्रेक थ्रू टेस्टिंग हुई है, क्या हुई है, ब्रेक थ्रू टेस्टिंग हुई है, कहाँ पर हुई है, मीना मार्ग में हुई है, कहाँ पर हुई है, मीना मार्ग, अब दोनों साइड से इसकी ओपन कर दी गई है। द लैंडमार्क इंस्पेक्शन वाज विटनेस बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, जे के चीफ उमर एंड अब्दुल्ला एंड एलजी मनोज सिन्हा, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं उमर अब्दुल्ला जी, और क्या कहते हैं नितिन गडकरी जी ने इसको क्या किया, अटेंड किया। समुद्र तल से 11 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर, मतलब 11,500 फीट प्लस की इसकी ऊंचाई है, 13.15 किलोमीटर लंबी है, और ये टू वे सुरंग है, मीन्स ये है सुरंग है, बीच में आपका डिवाइडर हो गया मान लीजिए, और जैसे जाने वाला भी जैसे आने वाला भी, ये टू वे सुरंग है, सोच लीजिए, मतलब खासियत का ये भी आता है कि ये टू वे सुरंग है, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा, इसके चालू होने से लद्दाख का सफर सिर्फ 30 मिनट तक का रह जाएगा, जो NH1 श्रीनगर ले जाओ 12 मासी संपर्क देगा। देखिए इसीलिए तो किया गया है कि जो समय लगता था, मतलब पहले 3 घंटा लगभग लग जाता था, लगभग 3 घंटे लग जाते थे, अब वो सफर 30 घंटे का हो जाएगा, और इस श्रीनगर ले वहां पर 12 मासी संपर्क देगा, मतलब 12 मंथ जो है कंटिन्यूटी रहेगी। अच्छा, इस सुरंग का निर्माण किस तर्ज पे किया गया है, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मोड पर मेथड पे किया गया है, मतलब न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड पे इसको क्या किया गया है, और ये सोनमर्ग को कारगिल से कनेक्ट करती है। ठीक है, इतनी डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब जाके अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको थोड़ी देखिए, आपने यूपीएससी के इस बार पेपर कितना डीप बनाया था, अच्छा खासा। द जोजिला टनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर ऑल वेदर एक्सेस टू लद्दाख यूटिलाइज विथ इंजीनियरिंग मेथड, देखिए पूछ लिया ना, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड, लद्दाख तक 12 मासी पहुंच सुनिश्चित करने में लिए निर्मित जोजिला सुरंग परियोजना किस वैश्विक इंजीनियरिंग पद्धति का उपयोग किया है, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड। Consider the following statement regarding Jodhpur tunnel project. It is structurally engineered at 13.15 किलोमीटर two-way tunnel system situated on NH1, बिल्कुल सही बात है। ये संरचनात्मक रूप से NH1 पर स्थित 13.15 किलोमीटर लंबाई दो तरफा सुरंग प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है।
इट डिसाइडेड दैट ऑल वेदर कंट्री लिंक टू सोनमार्ग टू मीनामार नियर कारगिल। ये कारगिल के पास सोनमर्ग को मीना मार्ग से जोड़ने की प्रत्यक्ष बारहमासी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। बात बिल्कुल सही है, दोनों सही हो गया, सही हो गया आपका। द जोजिला टनल रिकॉग्नाइज्ड स्टेशनली एज फाउंडेशनल लाइफलाइन ऑफ लद्दाख रीजन। बिल्कुल सही बात है, जोजिला टनल को रणनीतिक रूप से लद्दाख क्षेत्र की बुनियादी जीवन रेखा रूप में मान्यता प्राप्त है। क्यों प्राप्त है भैया? क्योंकि हैवी विंटर स्नोफॉल ट्रेडिशनली ब्लॉक द जोजिला पास ऑफ मंथ कटिंग ऑफ ट्रांजिट एंड आइसोलेटिंग लद्दाख फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि सर्दियों में होने वाली बर्फबारी पारंपरिक रूप से जोजिला टनल दर्रों को महीनों तक अवरुद्ध कर देती है, जिससे स्थानीय पारगमन ठप हो जाता है और जम्मू कश्मीर से कट जाता है। बात बिल्कुल सही है। तो लाइफलाइन कैसे हुई? क्योंकि हमेशा जुड़ी रहेगी, बारहमासी चालू रहेगा तो लाइफलाइन हो गई। सही हो गया। तो ये भी सही, आज से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी कनेक्ट मॉडल। देखिए ये भी बहुत अच्छी पहल लॉन्च हुई है, इजी कनेक्ट मॉडल। ऐसा देखिए क्या होता है कि जब आप जैसे मान लीजिए कि आप यात्रा करते हैं, आप जैसे मान लीजिए लखनऊ एयरपोर्ट में गए, आपको मान लीजिए जाना है यूएसए जाना है, ठीक। अब लखनऊ एयरपोर्ट से गए, डायरेक्ट फ्लाइट यूएसए के लिए है नहीं, लखनऊ से दिल्ली गए। अब दिल्ली में आपने क्या कराया? फिर इमिग्रेशन कराया, बैग चेक कराया, आपका सामान जो है वहाँ पे क्या कहते हैं बैगेज काउंटर पे जाएगा, चेक होगा, फिर रखाएगा। इसमें बहुत टाइम लॉस होता है। तो इसी टाइम को जो है कम करने के लिए, ना के बराबर लगे, इसी वजह से क्या किया है सरकार ने जो है इजी कनेक्ट मॉडल जो है लॉन्च किया है। आई बात समझ में नहीं आई? विदेशी यात्रा करने वाले विमान यात्री को समय बचाने के लिए अभिनव एकीकृत इजी कनेक्ट मॉडल लॉन्च किया गया है। मतलब कि जो इंटरनेशनल फ्लायर है, इनका जो क्या कहते हैं कि टाइम रिड्यूस करने के लिए इनको आने जाने में समय लगता है, ट्रांजिट में समय लगता है। देखिए ट्रांजिट समय की बात कर रहा है, बैगेज काउंटर में इमिग्रेशन में टाइम लगता है, उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो लॉन्च ऑफिशियली बाई किसने? एविएशन से किंजरप्पू राम मोहन नायडू, जो किंजरप्पू राम मोहन नायडू जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। और शहर कौन सा है? वाराणसी। ये याद रखिएगा, किस शहर से लॉन्च किया गया है? वाराणसी से। वाराणसी क्या है? पहला शहर बन गया है जिसको इसके लिए चूज किया गया है। बाबतपुर हवाई अड्डा बनारस में है ना, इसका पूरा नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर। ठीक है ना। पैसेंजर भी कंप्लीटली अंडरगो फाइनल इंटरनेशनल बैगेज चेक इन कस्टमर क्लियरिंग लोकली वाराणसी एयरपोर्ट बिफोर डिपार्चर। यहीं पे हो जाएगा। देखिए यात्री का सामान कस्टम इमिग्रेशन दिल्ली जाने वाराणसी में ऊपर निकल जाएगी, और जब वहां पहुंचेंगे तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही सारी इमिग्रेशन वगैरह जो भी चेकिंग होती है वहां पर भी हो जाएगी। तो उनको क्या रहेगी? आसानी रहेगी। द स्ट्रक्चर सेव रिटर्न सेकेंडरी लाइन प्रोसेसिंग बॉटलनेक एंड द मैसिव ट्रांजिट कैपिटल हब। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि बेहतरीन मार्ग यात्री को दिल्ली या अन्य बड़े कनेक्टिव हब पर दोबारा लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। बॉटलनेक मतलब क्या होता है? रुकावट। बॉटलनेक मतलब क्या होता है? रुकावट। जो भी रुकावट आती है, रुकावट नहीं आएगी, आराम से यात्री कर लेंगे। चालू कब होगी? 25 जून को। कब स्टार्ट होगी? 25 जून को चालू होगी। और वाराणसी से दिल्ली जो एआई मतलब एयर इंडिया की 111 फ्लाइट है उससे जाएगा, हुआ स्टार्ट होगी। और 7 ग्लोबल नोड्स मतलब जो 17 देशों को जो जोड़ा जाएगा उससे स्टार्टिंग होगी। AI111 जो है क्या है? फ्लाइट का नाम है। विच इंडियन सिटी हैज यूनिक डेस्टिनेशन सेलेक्टेड द फर्स्ट साइट टू इंप्लीमेंट द इजी कनेक्ट मॉडल? वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल को लागू करने के लिए शहर में चुने जाने के लिए गौरव प्राप्त पहला गौरव किस भारतीय शहर को प्राप्त हुआ है? शहर का नाम क्या है? वाराणसी। Consider the following statement regarding the easy connect model. It allows the outbound international flight to complete baggage check immigration protocol at the point of origin. बिल्कुल सही बात है। ये बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पारगमन केंद्रों के बजाय घरेलू बिंदु पर ही सामान की जांच और आवागमन प्रक्रियाओं को पूरी करने की अनुमति देता है। बात बिल्कुल सही है, 100% सही है, इसमें कोई गलत तो है नहीं, सही हो गया। अच्छा, विद इनॉग्रेट फ्लाइट अंडर द स्कीम द फर्स्ट फ्लाइट वाराणसी टू दिल्ली विच वाराणसी टू दिल्ली। बिल्कुल सही बात है, पहली फ्लाइट वाराणसी दिल्ली की तो जा रही है। बात बिल्कुल सही है, तो सही हो गया। असर रीजन कौन होता है? इजी कनेक्ट मॉडल इफेक्टिवली रिमोट इमिग्रेशन बॉटलनेक एट दिल्ली एयरपोर्ट फॉर रीजनल कनेक्टिंग पैसेंजर। बिल्कुल सही बात है। इजी कनेक्ट मॉडल क्षेत्रीय कनेक्टिंग यात्रियों को दिल्ली से हवाई अड्डे पर आवर्जन बाधाओं को ढंग से हटाते हैं, क्योंकि भाई पहले ही इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। रीजनल एयरपोर्ट आर बीन कंप्लीटली स्ट्रिप्ड डोमेस्टिक स्टेटस ऑफ फंक्शनल सोलली एज इंटरनेशनल विंडो। क्षेत्रीय हवाई अड्डों को घरेलू दर्जे को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है ताकि विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय विंडो में काम कर सके। ये बात बिल्कुल सही है, सरकार इसे तो कैसा कर रही है, लेकिन ये गलत है। क्षेत्रीय को समाप्त कैसे कर सकती है? सरकार कार्य तो कर रही है लेकिन अभी तो पूरी तरह हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो पूरी समाप्त तो नहीं कर सकती। घरेलू की फ्लाइटें ज्यादा होती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्या होती है? कम होती है। तो इसलिए क्या हो गया? ए सही, आर गलत है। अंडर 13 टेनिस रैंकिंग माइलस्टोन। अभी अभी क्या है कि भारत की एक महान खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है? किरण। क्या नाम है? सृष्टि किरण जी। सृष्टि किरण जी जो है अंडर 13 रैंकिंग में दुनिया भर में फर्स्ट रैंक लेके आई है। मतलब इनको शीर्ष खिलाड़ी चुना गया है। इंडियन यूथ एथलीट सिस्टम रिकॉर्ड हिस्टोरिकल
इनसाइड द ग्लोबल जूनियर टेनिस इकोसिस्टम। भारतीय जूनियर खेल इतिहास में सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करने हुए वैश्विक टेनिस में स्थान हासिल किया है। भैया देखिए, इन्होंने अंडर 13 में विश्व रैंक 1 लाई है, वर्ल्ड रैंक 1 लाई है सृष्टि किरण जी। इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड रैंक में अंडर 13 में टेनिस में, किस खेल में, टेनिस में। टेनिस में क्या हो गई, नंबर 1 खिलाड़ी बन गई दुनिया की, टेनिस में नंबर 1 खिलाड़ी दुनिया की बन गई है। ठीक, ये कहाँ की हैं, ये बेंगलुरु कर्नाटक की हैं। वो मूल रूप से भारत कर्नाटक राज्य की राजधानी प्रसिद्ध खेल बेंगलुरु की रहने वाली हैं। ठीक है, बेंगलुरु की रहने वाली है। अच्छा, इनको क्यों मिला है, इन्होंने क्या है कि 5 कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जूनियर टाइटल जीता है। अच्छा, इनको क्यों नंबर 1 बोला गया, तो इन्होंने अद्भुत आक्रामक खेल को प्रदर्शन करते हुए लगातार 5 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जूनियर खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए क्या है कि इनको जो है नंबर 1 डिक्लेयर किया गया है। सृष्टि किरण हु रिसेंटली क्लिंच्ड द हिस्टोरिक वर्ल्ड रैंकर इन पोजीशन अंडर 13 रैंकिंग बिलोंग टू विच इंडियन सिटी, बेंगलुरु। तो अभी समझते हैं, टेनिस रैंकिंग ऐतिहासिक विश्व रैंक का स्थान हासिल करने वाले सृष्टि किरण भारत किस शहर से संबंधित है, बेंगलुरु से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सृष्टि किरण टेनिस अचीवमेंट। सृष्टि किरण की टेनिस उपलब्धियों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। सी क्लीन द वर्ल्ड रैंक पोजीशन इन अंडर 13 स्पोर्ट कैटेगरी। उन्होंने अंडर 13 खेल श्रेणी में विश्व रैंक का स्थान हासिल किया, नंबर 1 का, बात बिल्कुल सही है। सी होल्ड अ विनिंग 5 कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जूनियर टाइटल, बात बिल्कुल सही, तभी तो हुआ है। उन्होंने इनके लगातार 5 टेनिस फेडरेशन जूनियर खिताब जीतने का रिकॉर्ड है, बात बिल्कुल सही, तो सी सही है, यार दोनों सही है। सृष्टि किरण, सृष्टि किरण अ मल्टी टाइटल विनिंग स्ट्रीक पोजीशन अंडर हर एपेक्स ऑफ इंटरनेशनल जूनियर टेनिस। सृष्टि किरण ने लगातार कई खिताब जीतने के सिलसिले में उन्हें अंतरराष्ट्रीय जूनियर टेनिस रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचा दी, तभी तो पहुंचा के जीते हैं। द ITF एल्गोरिथम एग्रीगेट पॉइंट एक्यूड फ्रॉम कंसेक्यूटिव जूनियर टाइटल टू डिटरमाइन द स्टैंडिंग। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग एल्गोरिथम विश्व रैंकिंग निर्धारित करने के लिए जूनियर खिताबों का अनिश्चित अंक को संकलित करता है। देखिए, इनकी रैंकिंग 1 हो गई है। क्यों रैंकिंग 1 हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, 5 बार लगातार क्या है, जीता है, खिताब जीता है जूनियर के उसका रैंकिंग का ITF में, तभी तो ये क्या हो गई, नंबर 1 बन गई है, क्योंकि संकलित करता तभी तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट गंगा। अभी अभी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया, उत्तर सरकार द्वारा ग्रामीण नेटवर्क क्रांति लाने के लिए ऐतिहासिक प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। मतलब गांवों में, रूरल में, मतलब गांव क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा चालू किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। मतलब इसका एम क्या है, जो गांवों में फाइबर लगाना है, क्या है एम है, गांव में फाइबर कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए क्या है कि इसको लगाना, इसका काम है। इस बुनियादी ढांचे के माध्यम से ग्रामीण जनता की ई गवर्नेंस सेवा महत्वपूर्ण सरकारी योजना तक पारदर्शी बनेगी। इससे फायदा क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस बनेगी, लोग घर बैठे काम कर सकेंगे। स्कीम हो गई, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, सचिवालय जो गांव ग्रामीण सचिवालय बनते हैं, और कई ऐसे काम जो डिजिटल काम होते हैं वो घर बैठे क्या है हो सकेंगे। इसलिए सरकार क्या कर रही है, सुझाव लेके आ रही है। द टेक इकोसिस्टम टारगेटेड टू डिलीवर डायरेक्ट फाइनेंशियल कनेक्टिविटी बेनिफिट 20 लाख रिमोट रूरल फैमिली अक्रॉस द स्टेट। इस महाकार्य तंत्रिक योजना के माध्यम से राज्य में 20 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधे तौर पर डिजिटल वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। मतलब कितने लोग लाभार्थी होंगे, 20 लाख से अधिक लोग क्या होंगे, ग्रामीण लाभार्थी होंगे। तो इसीलिए सरकार ने क्या लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट गंगा स्केल ऑफ हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किस भारतीय राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा चालू किया, उत्तर प्रदेश ने। ध्यान देखिए कई बार प्रोजेक्ट गंगा लोग चालू करते हैं तो कभी से विदेशों से जो हमारे भारतीय फंस जाते हैं उनके लिए भी होता नहीं ऑपरेशन गंगा, तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट गंगा। इट इज डिजाइन टू कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रिवर क्लीनिंग स्कीम, गलत जवाब। देखिए इसी कंफ्यूज करेगा, बुनियादी योजना नदी सफाई योजना है, फिर गलत हो जाएगा ना, आप तुरंत सोचेंगे गंगा नदी सफाई योजना ही होगी। तो प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपेंड डिजिटल ई गवर्नेंस असेसिंग बेनिफिट ऑफ रफली 20 लाख फैमिलीज, ये बात सही है। इस परियोजना से डिजिटल गवर्नेंस तक पहुंच का विस्तार होने का अनुमान से 20 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा, बात बिल्कुल सही है। कथन कारक, प्रोजेक्ट गंगा फोकस ऑन हैवी एस्टैब्लिशिंग रिवर्स टेलीकॉम एंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अक्रॉस द रिमोट विलेज, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश के सुदूर गांवों में मजबूत दूरसंचार और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारी ध्यान केंद्रित करता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचे, इसका एम है। सीमलेस हाई स्पीड इंटरनेट एक्ट एज फाउंडेशन पाइपलाइन रिक्वायर्ड टू अनलॉक ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि जब निर्बाध आपूर्ति होगी इंटरनेट की तो गांवों में जो है डिजिटल चीजें बढ़ेंगी, ई गवर्नेंस क्या बनेगा, ट्रांसपेरेंट बनेगा। मतलब जो डिजिटल गवर्नेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट बनेगा और सभी को जो है सुविधाएं वगैरह मिल सकेंगी। तो इस तरह हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट की 12 जून 2026 की। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और बाकी हमारे इसमें हिंदी में पढ़ा रहा हूँ,
पत्र लेखन श्रृंखला में टिप्पण में पढ़ाने जा रहा हूँ, टिप्पण पढ़ा रहा हूँ। टिप्पण के बाद क्या कहते हैं, यूपी स्पेशल बहुत ही अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको वाया मैपिंग पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को बताइए। मिलते हैं कल करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।